नमस्कार। प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध लेखक अमरकांत जी द्वारा लिखी हुई कहानी गले की जंजीर। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहनकर सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी। खटिया पर से उछलकर खड़ा हो गया, बिछौने को उलट पलट डाला, ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल बगल देखा, दौड़कर कमरे में गया, कोना कोना छान डाला, परंतु वह नहीं मिली। संभवतः किसी ने चुरा ली थी। जहां तक मुझे याद है, प्रेस में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं गत 2.5-3 वर्षों से प्रेस की छत पर एक कमरे में बिना किसी द्वंद्व एवं भय के रहता हूँ। बगल के कमरे में 4 कंपोजिटर भी रहते हैं। 24 घंटे चपरासी, हॉकर, मशीनमैन, फॉरमैन, कंपोजिटर तथा कितने ही अन्य बुरे भले लोग ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर किए रहते हैं, किंतु किसी ने कभी मुझे जैसे सीधे सादे पत्रकार का एक तिनका भी न उठाया। बड़ी बुरी बात थी। वह सोने की जंजीर अपनी भी नहीं थी कि संतोष कर लेता। 2 दिन पूर्व शहर से मेरा मित्र जगदीश आया था। वह लंबा, तगड़ा तथा खूबसूरत तो है ही। उस रोज उसने महीन सफेद धोती तथा रेशमी कुर्ता पहन रखा था। इसके अलावा उसके गोरे गले में एक सोने की जंजीर सुशोभित थी, जो पुए पर चीनी का काम कर रही थी। अब झूठ क्यों बोलूं, मैं उसके रौब में इतना तक आ गया कि इच्छा करने लगी कि मैं भी उसी पोशाक में तथा गले में वही या वैसी ही जंजीर पहन चारों ओर घूमूं और लोगों पर रौब जमाऊं। आज तो गुरु खूब जच रहे हो। गले में सोने की जंजीर को बस पूछो मत। मैंने मुंह बनाकर हंसते हुए प्रशंसा की। वह कुछ नहीं बोला और मेरी बात पर केवल हंस कर रह गया। किंतु 4-5 मिनट बाद मैंने बेशर्मी के साथ उससे जंजीर मांगी और उसने फौरन निकालकर दे भी दी। पहनने के पश्चात मैंने अपने चारों ओर आत्म प्रशंसा से देखा। मैं उसे पहने ही रहा और फिर हम कोई दूसरी बात करने लगे, और जब वह जाने लगा तब भी मैंने जंजीर निकालकर नहीं दी और उसने शिष्टाचार से मांगी भी नहीं, और 2-3 दिन में आने का वायदा करने के बाद चला गया। वैसे मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरी नीयत पूर्णतया साफ थी। मैं केवल यही चाहता था कि जंजीर 1-2 दिन पहनने के बाद उसे लौटा दूंगा। इसके अलावा हम दोनों लंगोटिया यार थे और अक्सर एक दूसरे की चीजें पहना भी करते थे। अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी होगा। मैं एकदम घबरा गया। कुछ देर तक सुन्न होकर कमरे में खड़ा रहा, फिर दौड़ा हुआ मिस्र दादा के यहाँ गया। वह भी सहायक संपादक थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दाढ़ी रख छोड़ी थी और धड़ल्ले से बंगला भी बोल लेते थे, अतः हम उनको दादा कहते। वह छत ही पर सामने के कमरे में रहते थे। जब मैं पहुंचा तो वह लेटे लेटे अखबार निहार रहे थे। मैं चुपचाप चारपाई पर एक तरफ बैठ गया और जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने गंभीर आवाज में सूचना दी, दादा, जंजीर तो चोरी चली गई। वह चौंक कर उठ बैठे। दुख एवं आश्चर्य की बनावटी भावना से मुंह और आंखों को फैलाते हुए उन्होंने पूछा, अरे कैसे? मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। वे घोर चिंता में पड़े मालूम हुए और निचले होंठ को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए पास में रखे गंदे तकिए को अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे ठोंकने लगे। 1-1.5 मिनट पश्चात आंखों को थोड़ा ऊपर करते हुए नपे तुले शब्दों में उन्होंने किसी जासूस की भांति पूछा, तुम्हें ठीक ठीक याद है कि जब तुम सोए थे तो गले में जंजीर थी? मैं ठीक ठीक बता देने से वे जंजीर का भी पता बता देते। इस आशा से उत्साहित होकर मैंने उत्तर दिया, हाँ दादा, इसके बारे में तो आप निश्चिंत रहें। भाई, मैं तो निश्चिंत हूं, लेकिन सभी बातें देख सुन ली जाती हैं। बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर हमारी तुम्हारी गिनती किसमें है? उन्होंने तर्क दिया। मैंने जोर दिया, नहीं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि सोते वक्त गले में जंजीर थी। 1-2 क्षण वे चुप रहे, फिर मेरी ओर थोड़ा खिसककर अपनी अर्थपूर्ण आंखों को मेरी आंखों में गड़ाकर दुष्टता पूर्वक मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने के पश्चात धीरे से पूछा, क्यों जी बड़े साहब, ठीक बताना, उसे किसी कोठे ओठे पर तो नहीं दे आए? मुझे यह मजाक बड़ा बुरा लगा। रुखाई से बोला, आप तो साहब मजाक कर रहे हैं। किसी की जान जाए और कोई मल्हार गाए। वे शर्मा गए और उल्लू की भांति हंसते हुए उन्होंने समझाया, अरे यार, मल्हार की बात नहीं, आदमी आदमी ही है, भगवान तो नहीं, गलतियां हो ही जाती हैं। मैं चुप रहा
और वे चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने पुकारा, अरे जा रहे हो, जरा सुनना। मैं लौट आया तो उन्होंने सिर को कुछ आगे बढ़ाकर फुसफुसाकर शंका प्रकट की, भाई मेरा तो शक उस रामधन पर जाता है। वह रात में देर तक कंपोज करता रहता है। गौर करना, उसकी आंखें अत्यंत रहस्यमयी हैं। हमेशा तिरछी नजरों से तरेड़ता है जैसे चोर हो। उसके घर का भी तो किसी को पता नहीं, न मालूम कहाँ का रहने वाला है। भाई मेरा तो संदेह 16 आने उसी पर है। रामधन हमारे बगल के कमरे में रहता है और अभी 2 दिन पूर्व मिश्र दादा से उसकी जबरदस्त मौखिक लड़ाई हुई थी। मैं सोचने लगा। मिश्र जी ने निश्चित सम्मति प्रकट की। मारो साले को, 2 फैट में सारा उगल देगा। अच्छा देखा जाएगा। मैं लौट पड़ा। इससे काम नहीं चलेगा, कुछ कड़े बनो। मिश्र जी चिल्ला पड़े। कुछ ही देर में यह समाचार प्रेस में आग की तरह फैल गया। सहानुभूति से सभी विगलित हो गए और सबकी जबान पर यही चर्चा थी। जिससे भेंट होती वह अवश्य पूछता, कहिए शर्मा जी, आपकी जंजीर खो गई? उत्तर देने पर पहले से ही तैयार प्रश्न आता, कैसे? सभी लगभग यही प्रश्न पूछते और मैं विस्तार के साथ बताता। मुझे आशा थी कि शायद किसी को पता हो और सभी बातें बताने से संभवतः रहस्य का उद्घाटन करने में मदद मिले। लेकिन प्रश्नकर्ता रुचि के अनुसार 1 आध मिनट तक चुपचाप अफसोस की मुद्रा में जमीन की ओर देखते, फिर सिर को झटका देते हुए या क्या बताऊं साहब कहकर और मेरी ओर एक रहस्यमयी दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे खिसक जाते, जैसे मैं ही चोर हूं। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल जी ने मुझे बुलवाया और सभी बातें जानने के पश्चात बोले, शर्मा जी माफ कीजिएगा, आपको दूसरे की चीज लेने की आखिरकार हिम्मत कैसे पड़ी, वह भी सोने की जंजीर? मैं तो साहब कोई देता भी तो इनकार कर देता, और ली भी जाती है छोटी छोटी चीजों की। क्षमा कीजिएगा, यह आपने बहुत भारी गलती की। रामविलास जब ड्यूटी पर आया तो सबसे पहले मेरे कमरे में पहुंचा। उसने पहले मेरी ओर घूर कर देखा, फिर आंखों को मटकाते हुए धीरे से पूछा, कहो गुरु कहाँ दे आए? देखो छिपाओ मत, मैं सब जानता हूं। मैंने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, यार तुम लोगों को हमेशा मजाक ही सूझता है। अब मैं तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं? जंजीर सचमुच गायब हो गई है। वह झेंप कर हंसने लगा, लेकिन अपनी बात के समर्थन में तर्क पेश करने के बाद बोला, अरे भाई मछली को पानी पीते कौन देखता है? मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने चुप रहना ही उचित समझा। मेरी मुद्रा देखकर रामविलास अचानक गंभीर हो गया। उसने अब ईमानदारी के साथ सम्मति प्रकट की। खैर यह तो मजाक की बात रही, लेकिन यार शर्मा बुरा न मानना, तुम्हारी लड़कपन की आदत अभी छूटी नहीं। इतने बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हो, इसके अलावा एक पत्र के सहायक संपादक हो, लेकिन शौक क्या है कि जंजीर पहनो, ठीक देहातियों की तरह। मेरा ख्याल है 150 की चपत पड़ी। तुमसे मैंने कल रात को ही कह दिया था कि देखो जंजीर खो न देना, लेकिन तुमने कहना माना ही नहीं। मैं अब खोजबीन, पूछताछ तथा जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस कर्मचारियों ने इस संबंध में अपनी धारणाएं बना ली थीं। मोटे तौर पर 3 मत संगठित हो गए। प्रथम दल का कहना था कि शर्मा ने जंजीर किसी रंडी मुंडी या किसी लुगाई को दे दी है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। जंजीर साफ दिल से लौटा देने के लिए ली होगी, किंतु कोठे पर जाकर मजबूर हो गया होगा। रन्नी ने नखरे से मचलकर जंजीर मांग ली होगी और वह इनकार नहीं कर सका होगा, और अब यहां आकर चोरी का बहाना कर रहा है। दूसरी पार्टी के लोग चोरी का कैसे पता लगाया जाए, इसकी जरा भी चर्चा न करते हुए इस पर जोर देते कि मैंने जंजीर लेकर भारी गलती की। तीसरे दल के लोग अत्यंत ही ईमानदार एवं गर्म विचार के लोग थे, और उनकी राय थी कि कुछ लोगों को पकड़कर उल्टा टांग दिया जाए या मुर्गा बना दिया जाए और उनकी समुचित रूप से तब तक पिटाई की जाए जब तक वे सब कुछ उगल नहीं देते। उगलेंगे क्यों नहीं, मार से तो भूत भाग जाता है। लगभग 10 बज रहे थे और मैंने अभी तक मुंह में कुछ भी नहीं डाला था। मैं अब तंग आ गया था और चुपचाप आकर कमरे में बैठ गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि प्रधान संपादक तथा जनरल मैनेजर के आने पर उनसे ही सब कुछ कहूंगा। वे शरीफ आदमी हैं, जंजीर का पता लगाने में कुछ उठा नहीं रखेंगे। लगभग 11 बजे प्रधान संपादक दफ्तर पहुंचे और चोरी की बात सुनकर फौरन मेरे कमरे में आए।
वह गोरे, मोटे तथा नाटे थे। उन्होंने पैरों को थोड़ा फैला तथा कमर पर थोड़ा हाथ रखकर जमीन को तिरछी नजर से देखते हुए प्रश्न किया, बड़ी कमीनी चीज हुई, यह सब कैसे हुआ? मैंने विस्तार पूर्वक बताया। वे दायां हाथ ललाट पर रखकर कुछ सोचते रहे, फिर चौंक कर बोले, जैसे ना जानते हो। जंजीर कहाँ थी? मैंने फिर बताया, गले में थी। अचानक वे तेजी के साथ कमरे में चारों ओर घूमकर इधर उधर पड़ी चीजों को देखने लगे। मेज की दराज में देखा, एक कुर्सी पर चढ़कर एक ऊंची अलमारी का निरीक्षण किया और नीचे बैठकर एक चूहे के बिल में झांका। फिर धीरे से, बड़ा आश्चर्य है, कहकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी मुद्रा एवं चेष्टाओं से लगा कि उनको विश्वास हो चला था कि मैं जंजीर के साथ बाहर नहीं सोया था, उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूं। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जंजीर को गले में पहनकर बाहर कैसे सोया। यह तो ऐसी बात है कि जैसे एक छोटा लड़का भी नहीं करता। मैं बिल्कुल डर गया और मैंने स्वीकार कर लिया, यही तो मेरी एक गलती है और इसे मैं जानता हूं। उन्होंने उत्साह में आकर जोरदार शब्दों में समझाया, गलती ही नहीं, सख्त गलती है। जानते हैं साहब, 150-200 रुपए की चीज है। फिर पहले का जमाना भी तो नहीं रहा कि आप कमरा खुला छोड़ जाइए और लौटने पर एक एक सामान अपनी जगह पर मिले। लोग बेईमान हो गए हैं, वे एक दूसरे की चीजें हड़पने की फिराक में रहते हैं। यह सब आप जानते थे, फिर भी आपने यही गलती की। कहिए मैं झूठ कहता हूं? मैंने अत्यंत ही गदगद होकर उत्तर दिया, नहीं साहब नहीं। जैसे इस तरह बोलने से उनके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति जाग पड़ेगी। वे और जोश में आ गए, भाई मैं खरा कहता हूं, लाख बात की एक बात। मैं ये जानता हूं कि अगर हम ठीक से रहें तो किसी की मजाल नहीं कि हमारा बाल बांका कर सके। हमारा ही देख लो, आज तक कभी मेरी एक चीज भी गायब नहीं हुई। मैं सभी चीजों को ढंग से रखता हूं और सबकी हिफाजत की मुझे परवाह रहती है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो पढ़ने लिखने से लाभ। शाम होते ही सभी कीमती सामान ट्रंक में मजबूत ताला लगाकर बंद कर देता हूं, मजाल के कोई चोर साला ले जाए। तुमने भी अगर उस जंजीर को ताले में बंद कर दिया होता तो आज वह तुम्हारे पास होती। एक सोने की कीमती जंजीर को गले में पहनकर खुले में सोना, कितनी बड़ी बेवकूफी है। यह उपदेश देने के पश्चात वे चले गए। सचमुच मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैं कितना बेवकूफ और गंवार हूं, इस छोटी सी चीज को भी नहीं समझ सका। उफ, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तबीयत रोने राने जैसी होने लगी और मैं चादर ओढ़कर चारपाई पर लंबा तान गया। मैं सोने की चेष्टा करने लगा, लेकिन नींद आती ही न थी। छाती पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया था। मैं अत्यंत कठिनाई से सांस ले रहा था। चाह रहा था कि कोई कमरे में आकर मुझसे बातचीत न करे, लेकिन साथ ही साथ मेरे हृदय के अंतरतम गहर में यह भी उम्मीद थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे, और इसीलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं सांस रोककर सुनने लगता, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मुंह पर से चादर हटाकर दरवाजों की ओर देखता, किंतु निराश होने पर भी उसी तरह लेट जाता। वैसे हृदय में एक विचित्र प्रकार का संतोष भी होता कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ। और फिर तबीयत करने लगी कि मैं अनिश्चित कालीन तक उसी तरह पड़ा रहूं और किसी से भेंट न हो। मुश्किल में 20-25 मिनट बीते होंगे कि मेरा टेलीग्राफिक्स दोस्त आकर धमक पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह अत्यंत चिंतित एवं गंभीर नजर आया। आते ही आते उसने सहानुभूति प्रकट की, दोस्त मुझे बड़ा अफसोस है, 200 की चपत पड़ गई। मैं उठकर बैठ गया और प्रश्न को टालने की गरज से मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, अरे छोड़ो भी, पहले यह बताओ कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहा हूं। मैं क्या जानता था कि यहाँ आकर यह खबर सुननी पड़ेगी। वैसे जंजीर कितने की थी? वह उतना ही गंभीर एवं चिंतित था। मैंने बात उड़ाने की कोशिश की, हटाओ भी यार, गई गई, बहुत कीमत होगी तो 100 रुपए, ऐसे रुपए तो आते जाते रहते हैं। पर वह नहीं माना। क्यों झूठ बोलते हो दोस्त, मैंने भी वह जंजीर देखी थी, 200 से कम थोड़ी ही होगी। मैं चुप रहा और दरवाजों के बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने प्रश्न किया, जंजीर कहाँ रखी थी तुमने? इस सवाल से मैं डर गया
और मशीन की तरह उत्तर दिया। बाहर सोया था और जंजीर कमरे में ट्रंक में बंद थी और उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। वह किसी रिश्तेदार की भांति साधिकार बिगड़ उठा। यही तो काल हो गया। जंजीर क्या ताले में रखने की चीज है जिस पर सबकी नजर पड़ी रहती है? यार तुम अजीब बुद्धू हो। वे उसे बनमानुष की तरह देखने लगा। उसने समझाया, भले आदमी, तुम्हें तो मालूम ही है कि कीमती चीजों को ऐसी जगह रखते हैं कि जहां किसी व्यक्ति की नजर ही न पड़े। जंजीर ही का तो मामला ले लो। तुम मेज की दराज में एक किताब के अंदर रख सकते थे। किस साले का दिमाग वहां पहुंचता? भाई मैं तो आज एक ट्रंक को सुरक्षित नहीं मानता। सचमुच वह ठीक कहता था। बात मनोवैज्ञानिक थी और यदि इस तरह से सोच समझकर काम किया जाए तो चोरी मुश्किल से हो। मुझे अपनी बेवकूफी पर बार बार अफसोस और पश्चाताप होने लगा। जोसेफ के जाने के पश्चात मैं फिर उसी तरह लेटा रहा, पर इत्मीनान नहीं हुआ तो उठकर दरवाजों को भीतर से बंद कर लिया। 5-1 मिनट के बाद ही यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का संवाददाता परेश बनर्जी पहुंच गया। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने बाहर से जब जोर जोर से किवाड़ थपथपाना शुरू कर दिया तो बाध्य होकर दरवाजा खोलना ही पड़ा। उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के पश्चात पूछा, जंजीर कहाँ रखी थी तुमने? मैंने जल्दी से थूक गटक कर बताया, इस मेज की दराज में एक किताब के अंदर थी। मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जंजीर को दराज में रखने का विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन परेश का दूसरा ही मत था। उसने अपने सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। दराज में रखा? जैसे किसी सेफ में रख दिया हो। तुम तो यार लड़कों से भी गए बीते आदमी हो। तुम यहाँ एडिटरी खाक करते हो। जंजीर दराज में रखने की चीज है। तुमने बहुत से नॉवेल पढ़े होंगे कि चोर डाकू लोग दराज को अच्छी तरह तलाशी कर लेते हैं। इस पर भी तुमने दराज में रख दिया। जंजीर को रखने से सबसे अच्छा तरीका यह होता कि उसे मनी बैग में रखकर तकिया के नीचे दबा देते और ऊपर से सो जाते। बस किसी के बाप को पता नहीं लगता कि जंजीर कहाँ रखी है। परेश बनर्जी की बात भी बड़ी युक्त थी। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर गाल पर हाथ रखकर चुपचाप सुन बैठा रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ। जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दरवाजों को बंद करके बाहर निकल पड़ा। कमरे में या प्रेस में रहना संभव हो गया था, परंतु अभी खुली छत पर आया ही था कि प्रधान संपादक के कमरे से ठाकुर कुलदीप सिंह निकलते नजर आए। वे हमारे गांव के ही रहने वाले थे और हमारा उनका हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। वह मेवाड़ के राजपूतों के समान लंबे और तगड़े तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में उस्ताद भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टक्कर ले सकते हैं। मैंने उनको नमस्कार किया। उनसे मिलकर मुझे अत्यंत ही संतोष हुआ। वह मेरे गांव के थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस संकट में शहर के लोग मुंह छिपा लेंगे, लेकिन अपने गांव के लोग, फिर ठाकुर साहब तो बिल्कुल नजदीकी आदमी हैं। मेरी तबीयत करने लगी कि रो पड़ूं। मैं दरवाजा खोलकर उनको कमरे के अंदर ले गया। कुछ देर तक हम लोग दोनों ही चुप रहे। मैं इसी उधेड़बुन में था कि कैसे बात शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बात स्वयं शुरू की और बड़ा अफसोस प्रकट किया तथा अंत में मुंह बाकर जमीन की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने भी वही परिचित प्रश्न किया, लल्लू जंजीर रखी कहाँ थी तुमने? मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा विश्वास हो गया था। अतएव कुछ निर्भयता से उत्तर दिया, मनी बैग में रखकर तकिए के नीचे दबा दिया था और ऊपर से सो गया था। ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक कर हंसे, फिर बुजुर्गी प्रदर्शित करते हुए बोले, लल्लू थोड़ा गलती कर गए। मैंने रुआसी आवाज में पूछा, क्या ठाकुर साहब? ठाकुर साहब पास खिसक आए और चारों ओर सशंकित दृष्टि से देखने के बाद बोले, देखो लल्लू, मुझे चोर उचक्कों से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उतनी बात जितना जानता हूं उतना कोई नहीं। मैं उनको मूर्खों की भांति निहारने लगा। उन्होंने उत्साह के साथ मंत्र बताया। उपाय साफ और सीधा है, पर उसे कम लोग जानते हैं। भाई देखो, चोर का दिल आधा होता है और वह वहीं पर चीजें चुराने की कोशिश करता है जहां से लोग दूर रहते हैं। तुमने जंजीर तकिए के नीचे रख दी थी। वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं। अरे कहा भी गया है कि सोना मरना एक समान। मान लो सिर तकिए से खिसक कर नीचे चला गया या तकिया इस तरह खिसक गया कि जंजीर दिखाई देने लगी तो क्या होगा? उन्होंने यहां रुककर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा
उनकी आंखें किसी विश्वविद्यालय के उस शिक्षक की भांति चमक रही थीं, जो विद्यार्थियों को कोई कठिन विषय सफलतापूर्वक समझा रहा हो। फिर उन्होंने होठों को चाटते हुए रहस्योद्घाटन किया। अरे होगा क्या, चोर देखेगा तो जंजीर या मनी बैग, जो चीज हो अवश्य उठा लेगा, छोड़ेगा थोड़ी। इसीलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहनकर सोना चाहिए था। एक तो किसी की कल्पना ही वहां तक नहीं जाती, और यदि किसी भी हालत में जाती भी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ लगा दे। लल्लू, मेरा तो सब जाना सुना है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अमरकांत जी द्वारा लिखी हुई कहानी गले की जंजीर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।